Bismillahirrahmanirrahim. I'm Abid Hussain, Madan Botro. Welcome back again. And we are going to start our lecture. Now we are going to give our lecture about the physics branches. So, as we have given our lecture yesterday, and it was about the physics, introduction of the physics. And I have given you all introduction about the physics from the starting point and from where physics comes and all these things. Now we are going to start our branches. As you know that what about the physics, what you have learned about the physics, you have learned about the physics that physics is a word which is taken from the Greek language. Yesterday I have told you, and this Greek language word means nature. So physikos is a word which means nature. So physics is a natural science. Now here physics is from top to bottom in all the things, all the rules and regulations, all the works, these are related to the physics. Physics starts from the when universe was started, when universe was created, all the systems are working under the laws of physics. Now we are going to start our branches of the physics. Now, as we know that there are 9 branches of the physics. In your book, there are 9 branches of the physics, and we are going to start our first branch of the physics. आप सबको आसानी से मालूम होगा कि कोई भी सब्जेक्ट जो है उसको डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, और इसी तरह से कुछ फिजिक्स को भी मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है। ये सब डिवीजन इसकी कहला रहे हैं या कुछ भी। किसी भी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आपके पास ब्रांचेस होती हैं जिनको उसको डिवाइड किया जाता है, और हमारे पास इसकी 9 ब्रांचेस हैं जो आपकी बुक में दी गई हैं, और उनमें से सबसे पहले आपके पास जो ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। अब थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दे दूँ। कल हमने जो पढ़ा था सबसे पहले साइंस कि साइंस क्या है। साइंस मैंने आपको बताया एक नज़रिया है, एक सोच है जो तजुर्बात पे डिपेंड करती है। आप तजुर्बात करके सही और गलत में फैसला करते हैं, वो जो सही और गलत में फैसला होता है वो आपको साइंस सिखाती है। फिर साइंस जो है वो ब्रांचेस में आ जाती है, जिसमें मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल साइंस होती है, फिर फिजिकल साइंस होती है। फिर फिजिकल साइंस में से आपकी ऐसे समझ लेके फिजिक्स आगे आ जाती है और आप उसको डिवेलप करते हैं। नाउ फिजिक्स जो है वो आपको बताया कि एक इंट्रैक्शन है इसके दरमियान, मैटर और एनर्जी के दरमियान। मैटर और एनर्जी दोनों आपस में बाइंडिंग ताल्लुक जो करते हैं, मीन्स के इनकी आपस में वर्केबल जो वर्किंग क्वालिटी होती है वो किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से कोई भी चीज़ वर्क करती है। या जैसे गाड़ी है, उसमें फ्यूल आप डालते हैं, फ्यूल से वो इंजन चलाता है, इंजन से वो गाड़ी चलती है। तो मीन्स के इसी तरह से पंखा है वो चलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, एनर्जी और मैटर पंखा है, तो इनके बाइंडिंग ताल्लुक से आपकी कोई भी चीज़ चलती है। अब उसमें हमने क्या किया कि मैटर की डेफिनेशन पढ़ ली हमने कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, मीन के कोई भी जगह घेरे और उसको, ठीक है। उसके बाद हमने मास और उसमें जो है वो मास क्या होता है और उसका वॉल्यूम क्या होता है वो उस पर डिस्कस किया। उसकी डिफरेंट हमने जो है वो स्टेट्स पढ़ी कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ द मैटर, एंड देयर आर द 4 स्टेट्स ऑफ मैटर व्हिच आर गिवन इन योर बुक, एंड आई हैव रिटन लास्ट डे ऑन द बोर्ड आल्सो। ओके, so these are the solid, liquid and gas and the plasma one. Okay, now first branch which is the mechanics, and we are going to study about the mechanics. Now mechanics is the study about the motion of the objects, means के जो भी आपकी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, how they move from one place to another place, और एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करती हैं। आगे क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस आर विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। अब हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर हमारे पास मौजूद है तो वो बिना किसी फोर्स के तो वो मूव कर नहीं सकती। आप अगर किसी भी चीज़ को एक जगह पे रख दें, आप उस पर कोई पुश एंड पुल नहीं करते तो वो चीज़ वहीं पे पड़ी रहेगी, चाहे उसको सालों हज़ारों साल गुजर जाए कोई मसला नहीं है, वहीं पे पड़ी रहेगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर बेजान है तो। और आप भी अगर चलते हैं, आप खुद पे फोर्स नहीं लगाएंगे तो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। कोई भी चीज़ जो यहाँ पे चलती है एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगता है। जैसे कल हम डिस्कस कर चुके थे कि फिजिक्स हमें बताती है कि किस तरह से ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, या सूरज गैलेक्सीज के गिर्द घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे एटम के गिर्द घूमता है। तो ये ना दिखने वाले भी फोर्सेस हैं जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन फोर्सेस ज़रूर लगते हैं।
तो दो चीज़ें आपके पास आ गई क्या, एक तो आप बज़ाहिर कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, मीन्स के फॉर सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है, अब ये ब्लॉक तब तक मूव नहीं करेगा जब तक इस पे मैं कोई फोर्स नहीं लगाता। फॉर सपोज इस पे मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन अगर इस पे मैं कोई फोर्स नहीं लगाता तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा, यहीं पे पड़ा रहेगा। अब ये जो फोर्स लगाया जा रहा है, मीन्स के एक स्टूल पड़ा हुआ है, ये एक डस्टर पड़ा हुआ है, मैंने डस्टर को उठा लिया, अब वहां से यहाँ तक उठाने के लिए फोर्स नजर आया आपको कि मैंने इस पे फोर्स लगाया और ये चीज़ वहां से उठ के मेरे पास आई, और पता चल रहा है कि किसी बंदे ने इस पे फोर्स लगाया है। ये हो गई रेफरेंस, मीन्स के हमें पता चला कि वाकई कोई फोर्स लग रहा है। विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स मतलब क्या कि फोर्स तो लग रहा है लेकिन उसका कोई ताल्लुक शो नहीं हो रहा। अब जैसे कि अगर मैं इस पेन को यहाँ से छोड़ूं तो ये खुद ब खुद नीचे जा रही है, मैं इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा। अब ये नहीं है कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, आप सबको पता है कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, क्यों खींचती है, किस तरह से जाती है। न्यूटन इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुका है, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कि भाई सेब मेरे ऊपर क्यों गिरा। अब वो जब सोया हुआ था तो उसने सोचा सेब नीचे ही क्यों गिरा, भाई इधर उधर क्यों नहीं गया यहाँ। तो अब ये बात वही है कि इस पेन को जब मैं छोड़ रहा हूँ तो इस पे मैं फोर्स नहीं लगा रहा। फोर्स लगाना मतलब ये है कि मैं इसको फेंकूँ, ये फोर्स लगाया, मैं यहाँ से इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। छोड़ने के बाद ये नीचे आ रहा है, ऊपर भी जा सकता था लेकिन नहीं जाता, वो आपके पास क्लियर बात हो गई। अब बात ये आती है कि ये चीज़ नीचे क्यों गिर रही है। अब नीचे जो गिर रही है मतलब कोई फोर्स लग रहा है, वो न्यूटन ने क्लियर कर दिया कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से ये ज़मीन की तरफ ही गिर रही है चीज़, ठीक है। तो ये हो गया कि एक फोर्स है, हमें पता है। लेकिन अगर हमें पता ना होता तो हम क्या कहते कि भाई पता नहीं क्यों गिर रही है, कोई पता ही नहीं है फोर्स का, ठीक है, कोई फोर्स दिखाई नहीं दे रहा। तो जब कोई फोर्स ना दिखाई दे, उसकी रेफरेंस ही ना दें हम, तो वो कहता है विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स, और एक हो गया विद रेफरेंस ऑफ द फोर्स, ठीक है। फिर इसकी सब डिविजन्स आ जाती हैं आगे। तो ये सारी चीज़ें, मतलब अगर हम इसको टोटल ओवरव्यू दें इसका, तो वो कुछ इस तरह से दे सकते हैं मैकेनिक्स का, कि मैकेनिक्स सिर्फ और सिर्फ बात करती है किसकी, अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, के चीज़ें मूव कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, अप डाउन हो रही हैं, कहीं पे भी जा रही है, वो सब कुछ क्यों होता है, किस तरह से होता है, वजूहात क्या हैं उसकी, और सारी चीज़ें सब की सब जो आती हैं, दीज ऑल आर रिलेटेड टू द मैकेनिक्स। और इसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं, जो एक फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है। अब आई थिंक इसका क्लियर हो गया। अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, और हम आगे आएंगे। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच पे। Now we have the second branch. This is the electricity. Now electricity is the study of the charges. अब इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास जो है वो बताती है प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो भी हम स्टडीज़ करते हैं, जो भी वर्कआउट होता है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी में हम जैसे करंट के करंट है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी से कौन वाकिफ़ नहीं है। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की जो अप्लायंसेस हैं, सारे के सारे जो यूज़ होते हैं होम अप्लायंसेस, वो सब के सब आजकल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं, चाहे वो आपका जो है वो डीसी हो या एसी हो। अब डीसी और एसी का टर्म आपके पास आ गया, तो मतलब इसका आजकल तो बहुत, फिर भी आपको बताता चलूँ, एक आप 12 वोल्ट पे काम करते हैं, जो आपका आजकल सोलर पैनल जो है वो वर्कआउट करते हैं, बैटरी से जो हमारे पास करंट आता है वो 12 वोल्ट होता है, उसको हम डीसी कहते हैं। और एक होता है हमारे पास एसी अल्टरनेटिव करंट, वो हमारे पास जो होता है वो होता है 220 वोल्ट, जो आपके आमतौर पे बिजली वगैरह आती है, फैन चलते हैं बेसिक, वो आपका 220 वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये दो। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली आप जो है वो बिजली को कहते हैं, और बिजली क्या है, ये दो चार्जेस पे मुश्तमिल है। आपको आमतौर पे पता है कि कोई भी जो आपके पास अप्लायंसेस काम कर रहे हैं उसमें दो तारें आपके, रेड एक ब्लैक, रेड पॉजिटिव, ब्लैक आपकी नेगेटिव। अब ये दोनों काम क्या करती हैं, दो डिफरेंट चार्जेस को डिफाइन करती है, और वो दो डिफरेंट चार्जेस कौन सी होती हैं, एक पॉजिटिव होती है आपके पास और एक नेगेटिव होती है। अब ये जो ब्रांच है वो बता ही ये रही है कि ये स्टडी है किसकी, चार्जेस की। कौन सी चार्जेस हैं,
एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव चार्ज है। अब दो चार्जेस आपकी जो हैं वो वर्कआउट कर रही है। इन दो चार्जेस के मुतालिक जो स्टडी है कि किस तरह से ये जनरेट होती हैं, किस तरह से ये फ्लो करती हैं, किस तरह से ये आगे पहुंचती हैं, किस तरह से हम इनको रोक सकते हैं, किस तरह से इसमें से हम मतलब ये सारी की सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं कि वो, और उसके बाद क्या कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है पॉजिटिव की, फिर इसकी नेगेटिव की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये कहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं, ये कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से जनरेट हो सकती है, क्या हो सकता है, किस तरह से ये फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह आएंगी, और फ्लो में रेजिस्टेंस होगा, रुकावट आएगी नहीं आएगी, कितनी आएगी, क्यों आएगी, ये सब की सब चीज़ें जो हैं वो आप किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। आगे जाके पूरा चैप्टर इस पे बनता है, और चैप्टर से फिर ऐसे समझ लें आपका पूरा सब्जेक्ट बन जाता है ये, जब आप मास्टर्स लेवल्स या बीएस लेवल्स पे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी ये आपकी जो है वो क्या है, बेसिकली ये चार्जेस की स्टडी है, और उस चार्जेस में से बढ़ते बढ़ते पता नहीं इसमें से पहाड़ बन जाता है, जिस पे हम बात आगे करेंगे इंशाल्लाह जब हम आगे पहुंचेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं थर्ड ब्रांच पे, एंड थर्ड ब्रांच इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? Actually, electromagnetism is the study about the methods, principles, observations and the laws about the electricity and the magnetism or magnet. Actually हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खुद टर्म जो है वो डिफाइन कर रहा है एक चीज़ को, इलेक्ट्रो एंड द मैग्नेटिज्म। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रो मीन्स के इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस इज द मैग्नेटिज्म मीन्स के मैग्नेट। ओके, ये दो चीज़ें हैं जिनको डिफाइन कर रहा है कि ये टर्म बता रहा है कि ये दो चीज़ें हैं जिनको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। और ये दो चीज़ें हैं क्या, कौन सी चीज़ें हैं? वो है आपके पास एक इलेक्ट्रो मीन्स के क्या, आप इसको यूँ भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओके, and the second one is the magnetism. Magnetism means you can say that magnet. ये दो चीजें हैं, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म मीन्स के मैग्नेट। अब इन दोनों के बाहिनी ताल्लुक से मीन्स के इलेक्ट्रिसिटी ऐसे पैदा करे जो मैग्नेट की तरह हो, या मैग्नेट ऐसे इफेक्ट पैदा करे जो इलेक्ट्रिसिटी की तरह हो। और इन पे डिटेल में हम बात करेंगे जब हम आएंगे इंशाल्लाह। इसका पूरा चैप्टर है जिस पे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और मैग्नेट किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव कर सकता है, या उसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, और इन दोनों का ताल्लुक जो है वो किस तरह से बन रहा है, किस तरह से काम हो रहा है। अब जैसे कि आप पंखा देखें, अब आप इलेक्ट्रिसिटी उसको देते हैं, पंखा जो है वो रोशनी देने के बजाय जैसे बल्ब रोशनी देता है, पंखा घूमता है, और आपके जहन में सवाल आ रहा होता है कि यार ये गोल कैसे घूमता है पंखा। तो ये सारी चीज़ें, या आप बोलते हो, आपके पास स्पीकर है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, जैसे कि आपके पास टेलीविज़न है, उसमें स्पीकर्स लगे होते हैं। अब वो एक वायर है जिससे सिग्नल आते हैं, और सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है, स्पीकर से आवाज़ आती है। अब आप सोच में बैठ जाते हो कि ये किस, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी वो आपकी वर्क करती हैं कुछ लॉज पे। ये आपकी फिज़िक्स है जो बताती है कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। और फिज़िक्स क्यों बताती है? क्योंकि ये चीज़ें बनी फिज़िक्स की वजह से, फिज़िक्स इनको बनाती है और फिज़िक्स इनको समझाती है कि ये क्या है। और वो फिज़िक्स की कौन सी ब्रांच है जो इसको समझाती है? वो ब्रांच आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसकी वजह से आपकी जो है वो पूरी ऐसे समझ लें कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनी जिसने आपकी दुनिया को मॉडर्नाइज कर दिया है। और वो मॉडर्नाइज होके आपके पास ये मोबाइल, ये टेलीविजन्स, ये आपके साउंड प्रोड्यूसिंग आल मटीरियल्स एंड अदर थिंग्स, सारी की सारी चीज़ें जो आपकी बनी हुई हैं ये इन बेसिस पे बनी हुई हैं जो एक प्रिंसिपल पे काम करती हैं। और वो प्रिंसिपल होता है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों का बिहेव पढ़ते हैं, दोनों को आपस में यूज़ करके और कोई ऐसी वर्कआउट लिए जाते हैं, ऐसे ऐसे काम लिए जाते हैं
जो आपको भी हैरान कर देते हैं कि भाई ये किस तरह से हुआ। तो वो आपको बताएगी फिजिक्स के किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, और आप किस तरह से उसको परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के बुनियाद पे बनती हैं, और आप इजीली ऑब्जर्वेशंस भी कर सकते हैं और आप इजीली उन पे जो है एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। और अगर एक्सपेरिमेंट आपने कर लिए तो इंशाल्लाह आप जो है वो अच्छे खासे साइंटिस्ट बन सकते हैं इन चीज़ों को सीख के। तो विश यू ऑल द बेस्ट। हम आगे आएंगे और फोर्थ ब्रांच पे हम अभी पहुंचेंगे कि वो क्या है। Now fourth branch is about the solid state physics. This is also a branch of the physics in which we study about the solid materials, properties of the solid materials. हमारे पास जो भी सॉलिड चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं दुनिया में, उन सब की स्टडीज़ जो की जाती हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में, या कोई भी चीज़ जो उनकी रिलेटेड टू द फिज़िक्स है, सब की सब वो हमारी जो आ जाती हैं वो एक अलग ब्रांच उन्होंने भाई ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपकी फ़िज़िक्स में अगर आती हैं तो इनको आप अलग एक सेगमेंट, अलग एक पार्ट है उसमें आप पढ़ेंगे, और वो पार्ट जो आपका है वो है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। आप सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में आपकी क्रिस्टल्स आ जाती हैं, और उसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर आपकी आ जाती हैं उन सब के मुतालिक जो स्टडी होती है आपकी, वो सब की सब स्टडीज़ जो होती हैं वो आपकी इस एक ब्रांच में होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप जब आगे आएंगे तो इस पर भी स्टडी कहीं ना कहीं आप करेंगे कि सॉलिड स्टेट फिज़िक्स होती क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 5 ब्रांच पे। ठीक है, now atomic physics is the 5th branch of the physics. Now in atomic physics we study about the atom. अब आप सबको पता है कि एटम जो है वो मादे का छोटा ज़रा माना जाता है, उसके बाद एटम के फिर पार्टिकल्स होते हैं। अब जो एटॉमिक फिजिक्स है उसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। स्टडी किसकी करते हैं हम, स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। अब आप उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज भी पढ़ सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर मतलब क्या, कि एटम किन चीज़ों पे मुश्तमिल है, एटम का बिहेव कैसे होता है, और आपको पता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होते हैं। अब उन सब की जो है वो अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। कुछ एटम ऐसे हैं आपके जो एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ कंपाउंड की फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एटम्स आपके जो हैं वो डिफरेंट जो हैं वो उन प्रॉपर्टीज़ के बुनियाद पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रखते हैं और उस पर वर्कआउट होता है। अब उसके अलावा एटम्स जो हैं उनके फिर पार्ट्स हैं अलग, जिनके मुतालिक भी स्टडी की जाती है। तो ये सब की सब जो स्टडीज़ हैं वो आपकी किस में आ जाती हैं, वो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर आ जाती हैं कि किस तरह से इनका होता है। अब इसके मुतालिक भी अगर आप डिटेल में जाएंगे तो डिफरेंट इसकी जो हैं वो ऐसे समझने के टॉपिक्स हैं जिन पे हम आगे इंशाल्लाह आएंगे कि एटॉमिक फिजिक्स किस तरह से हमारे पास जो है वो वर्कआउट करती है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर किस तरह से ये हमारी जो है वो काम आती है, कि कहाँ पे काम आती है, वो सब का हम इसमें स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। नंबर 6 हमारे पास ब्रांच जो है वो है न्यूक्लियर। हमारे पास ये न्यूक्लियर फिजिक्स है, ठीक है, और न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो हमारे ब्रांच है नंबर 6। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब जैसे कि आपको पता है एटम जो होता है वो 2 हिस्सों में मुश्तमिल होता है। अच्छा, उस पर तो हम आते हैं कि किस तरह से। अब आपकी न्यूक्लियस जो है स्टडी अबाउट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के बारे में, उसके न्यूक्लियस के बारे में जो स्टडीज होती हैं वो सब की सब आपकी एक ब्रांच में आ जाती हैं जिसको आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स जो है उसने पूरी दुनिया में ऐसे समझ लें कि बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया है। और वो इनकलाब क्या है, अब इनकलाब हम कहें या तबाही कहें, दोनों चीज़ें हैं आपकी, और दोनों चीज़ें ही हमारे पास से यूज़ हो रही हैं।
न्यूक्लियर फिजिक्स पे अगर हम बात करें तो ऐसे समझ लें कि अगर हम पूरा दिन बात करते रहें तो वो कम नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इतनी उसकी जो है वो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। असल में न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है कि आपका न्यूक्लियस, एटम का जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंट रेडिएशंस क्रिएट करता है, जनरेट करता है, और वो रेडिएशंस जो हैं वो उन बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, बहुत सारी उसमें से एनर्जी कंज्यूम करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं हम। वो रेडिएशंस यूज़ करके हम मेडिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं जो हम कर सकते हैं। ऐसे समझ लें कि आपकी रेडियोलॉजी पूरी की पूरी जो है उस पर डिपेंडेंट करती है। लेज़र हैं, एक्सरेज हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीज़ें। अब जो भी रेज आपके खारिज हो रहे हैं एटम में से, वो आपके न्यूक्लियस से रिलेटेड होते हैं, और उनकी पूरी की पूरी स्टडी। अब आप देखें कि कोई भी कंट्री अगर न्यूक्लियर पावर होता है तो उसकी कितनी अहमियत होती है। आपको पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर है, और इस न्यूक्लियर एनर्जी को कंज्यूम करके बहुत बड़े बिजली घर चल रहे हैं, बहुत सारी और चीज़ें चल रही हैं जिनको यूज़ किया जाता है। और इससे क्या हुआ है कि दुनिया की मईशत जो है वो बहुत सारे ममालिक ने अपनी बेहतर की है सिर्फ इस एनर्जी को यूज़ कंज्यूम करके। तो इंशाल्लाह ताला इस पर हम डिटेल में आगे बात करेंगे कि इसको अहमियत दी जा रही है, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है, तो इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। उससे पहले एक बात जो मैं यहाँ पे आपके पास अभी डिफाइन करना चाहता हूँ वो ये है कि एटम जो है, एटम हमारा वो दो पार्ट्स पे, ये आपके पास एटम है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। उसके बाहर शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब ये शेल्स जो हैं ये ख्याली एक रास्ते हैं, कल भी मैं आपको बता चुका हूँ। शेल्स कुछ भी नहीं है, बस ऐसे समझ लें कि अगर मैं यहाँ से वहाँ तक वॉक कर रहा हूँ, जैसे आप गाँव में देखते हैं अगर एक ही रास्ते पे लोग जाएं तो वहाँ पे एक रास्ता सा बन जाता है। अब वो रास्ता कोई उन्होंने बनाया नहीं है जानबूझ के, चलने चलने से उनके रास्ता बन गया, अब वो तो दिखाई। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे मूव कर रहे हैं वो एक जगह है जहाँ पे मूव कर रहे हैं, उस जगह को हम कहते हैं कि ये शेल है, ये उसका रास्ता है जिस पे मूव कर रहा है। इसी तरह से कुछ आपकी ज़मीन भी मूव कर रही है, इसी तरह सूरज भी मूव करता है। अब ये जो उनका एक रास्ता है जिस पे मूव कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ये अप डाउन, जैसे कि इनको एनर्जी मिलती है तो हायर शेल में चले जाते हैं, एनर्जी कम हो जाए तो लोअर शेल में आ जाते हैं, तो इस तरह से ये होता है। अब इस एटम के दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका जो है वो होता है न्यूक्लियर पार्ट, और एक होता है आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, इन दो चीजों पे हम आते हैं कि ये क्या। अच्छा, अब देखें कि हमारे पास दो पार्ट हैं इसके, न्यूक्लियर पार्ट है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। न्यूक्लियर पार्ट वो है जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूक्लियर पार्ट में हमारे पास आ जाता है, हमारे पास न्यूक्लियर पार्ट में न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और एक न्यूट्रॉन को हम P पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन को हम N0 से। नाउ प्रोटॉन जो है उस पर चार्ज जो होती है वो होती है पॉजिटिव, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव की निशानी देते हैं, हम पॉजिटिव को ऐसे भी बता सकते हैं। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है। न्यूट्रल किस पार्टिकल को बोलते हैं हम, जिस पे कोई चार्ज नहीं, उस पर कोई चार्ज नहीं होती। अब ये दोनों मिलके एक पार्ट बनाते हैं जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं या न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं उसको। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट वो होता है जिसमें ये शेल्स मौजूद होते हैं और जिनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियर पार्ट। अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर होते हैं, शेल्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब ये आपके पास है एटम हो गया जिसके ऐसे हैं। अब क्या है, अगर एटम का ओवरऑल व्यू ले वो एटॉमिक फिजिक्स हो गई, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर पार्ट के बारे में पढ़ें, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ें, उसके बारे में पढ़ें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें कर हो रही हैं, क्या उसमें चेंजेस आ रही हैं, वो सब चेंजेस जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम किसके अंदर, न्यूक्लियर। और वो ब्रांच जो बन जाती है आपकी वो बन जाती है न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसके अंदर हम
से पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों ब्रांचेस अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि एटॉमिक फिजिक्स क्या है और न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं इससे नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है उस पर। जी, तो हम आते हैं अब नंबर 7 ब्रांच हमारी जो है वो है प्लाज्मा फिजिक्स। और प्लाज्मा फिजिक्स जो है वो एक स्टडी है किसकी, बेयर न्यूक्लियाई की। इट इज़ द स्टडी ऑफ बेयर न्यूक्लियाई। अब बेयर न्यूक्लियाई क्या होता है? बेयर न्यूक्लियाई उस न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है जिसमें न्यूक्लियस जो है विदाउट इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स के ऐसा न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या कहते हैं? ये आपके वो एटम्स होते हैं जो हाईली आयोनाइज्ड एटम्स कहलाते हैं। मीन्स के हम क्या कह सकते हैं इनको? हाईली आयोनाइज्ड एटम्स, इसको हम कह सकते हैं। हाईली आयोनाइज्ड एटम्स क्या होते हैं? जब भी किसी भी एटम को आप बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देते हैं, तो मैं जैसे अभी एटॉमिक फिजिक्स डिफाइन कर रहा था जिसमें वो, तो उसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं एक शेल से दूसरे शेल में। तो क्या होता है कि फॉर सपोज हमारे पास ये एक एटम है जिसमें ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को जब हम हीट देते हैं तो हीट देने की वजह से क्या होता है कि ये मूव कर रहे होते हैं। असल में ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं ये इनकी एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये मूव कर रहे होते हैं। अब जैसे ही वो एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा। ये अपनी एनर्जी के साथ जा रहे होते हैं। अब वो एनर्जी जैसे ही कम होगी तो ये डाउनवर्ड आ जाएंगे, मीन्स टूवर्ड द न्यूक्लियस आ जाएंगे। और अगर इनकी एनर्जी बढ़ाई जाएगी तो ये अपवर्ड जाएंगे। अपवर्ड मतलब कि हायर शेल में चले जाएंगे, उससे अपर लेवल में चले जाएंगे। जितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है वो उतना न्यूक्लियस से दूर होता है, जितनी एनर्जी उसकी कम होती है वो न्यूक्लियस के करीब होता है। तो इस तरह से जब इनको एनर्जी दी जाती है तो ये आयोनाइज्ड हो जाते हैं। अब वर्ड क्या है? आयोनाइज्ड एटम्स। आयोनाइज्ड एटम जो है आयन वो यूज किया गया है इसके लिए, आपको पता भी होगा शायद कि आइंस वर्ड यूज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। मींस के हमारे पास फॉर सपोज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब ये दो जो हमारे पास हैं इनके लिए हम क्या करते हैं, दो के लिए डिफरेंट जो टर्म्स है वो यूज किए जाते हैं जिनको आइंस कहा जाता है। ठीक है, तो हम उस पर आते हैं कि वो आइंस क्या होते हैं। ठीक है भाई, अब हमारे पास क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव दो। मींस के मैंने क्या बताया आपको कि दो किस्म के आयंस होते हैं, पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। कोई भी एटम जो आपके पास होता है, कोई भी एटम हो, आपके पास 120 के करीब जो एटम्स हैं, सब आपके एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मकसद क्या हो गया कि एटम के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन होते हैं एक प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सी होती है? नेगेटिव। ठीक है भाई, उस पर नेगेटिव चार्ज होती है। और प्रोटॉन पे कौन सी चार्ज होती है? पॉजिटिव। अब अगर एक एटम है जो आपके पास मौजूद है, उस एटम में क्या होता है कि अगर उसमें नेगेटिव चार्जेस की तादाद 8 है तो उसमें पॉजिटिव चार्जेस की भी तादाद क्या होगी? 8 ही होगी। मीन्स कि हमारे पास 8 जो है वो इलेक्ट्रॉन है और 8 ही उसमें क्या है? प्रोटॉन है। मीन्स के दोनों की तादाद क्या होगी हमारे पास? सेम। अब बात यह आ जाती है कि जब अगर उस हो जाती है थोड़ी भी, तो एनर्जी मिलने के बाद वो क्या हो जाता है? तो जंप आउट कर जाएगा या तो उसमें से बाहर निकल जाएगा। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 7 और आपके पास प्रोटॉन बच गए 8। मींस के एक पॉजिटिव चार्ज आपकी क्या हो जाएगी? उसमें ज्यादा हो जाएगी, तो वो पॉजिटिव आयन हो जाएगा। और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेता है, मींस के हासिल करता है बाहर से, अब यहाँ से जंप आउट हुआ तो मतलब कोई ना कोई एटम तो उस पे अगर हम आएंगे तो वहां पे फॉर सपोज 7 थे और 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन थे, तो अब उसमें एक ऐड हो गया तो हो जाएंगे 8, तो एक ज्यादा हो गया तो वो आयन आपका बन जाएगा नेगेटिव आयन। ओके, तो इस तरह से आपके आयंस बनते हैं। अब ये कह रहा है हाईली आयोनाइज्ड एटम, मींस के उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो सिर्फ न्यूक्लियस बनेगा।
यहाँ तो फिर ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। अब इनकी जो स्टडी की जाती है उस स्टडी को एक ब्रांच के अंदर कंज्यूम किया गया है, और वो ब्रांच जो है वो आपकी क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी प्लाज्मा फिजिक्स, जिसके पढ़ रहे हैं और जिसको हम समझ रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये होती है आपकी प्लाज्मा फिजिक्स। अब हमारे पास है बायोफिजिक्स, ठीक है बेटा। अब बायोफिजिक्स जो है वो एक स्टडी है जो बायोलॉजिकल मेथड्स हैं। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हमारे एनवायरनमेंट में जिसमें हमारी जो लाइफ है उसको उसके मसले सॉल्व करने के लिए कहीं पे फिज़िक्स को आना पड़ा, या फिज़िक्स के मसाइल जो हैं वो उसमें कहीं ना कहीं रिलेटेड थे। अब फिर उसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये अगर ऐसी चीज़ें हैं वो फिज़िक्स सॉल्व कर रही में इन्वॉल्व हो रही है तो उसको हम एक अलग ब्रांच में पढ़ सकते हैं, और वो हमारा वो क्या है, बायोफिजिक्स है, जिसमें हम बायोलॉजिकल मेथड्स आ जाते हैं। मींस के फिजिक्स और मींस के लाइफ और फिजिक्स दोनों आपस में जब रिलेटेड हो जाते हैं कहीं पे, वो जो हमारी ब्रांच कहलाती है वो क्या कहलाती है, बायोफिजिक्स कहलाती है। नंबर 9 हमारे पास जो है वो है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स क्या है, एस्ट्रोफिजिक्स हमारी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, अब एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज क्या होती हैं, ज़मीन जो आपकी है उसका जो अर्थ क्रस्ट है उससे हम जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनकी जो स्टडी की जाती है, चाहे वो आपका मून हो, चाहे वो सन हो, चाहे गैलेक्सीज हों, चाहे प्लैनेट्स हों, चाहे आपके स्टार्स हों, चाहे कोई भी चीज़ हो जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ से सैटेलाइट भेजे जाते हैं ऊपर, उनकी स्टडी की जाती है कि किस तरह से वो मूव करेंगे, किस तरह से चलेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो आप स्टडी करते हैं वो एक ब्रांच के अंदर करते हैं, और जिसमें क्या होती है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ के बारे में हम स्टडी एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं, ठीक है। अब आपके सैटेलाइट्स जैसे काम कर रहे हैं तो मतलब आपकी लाइव चैनल्स चलते हैं, आपकी वेदर अपडेट्स होती हैं, आपको पता चलता है लोकेशन किसी की भी, या जो भी चीज़ें पता चल रही हैं वो आपकी जो है वो इससे ज़मीन के क्रस्ट से बाहर है, मीन्स कि आप नीचे नहीं आ सकते वो। तो इसके यहाँ साइंटिस्ट स्टडीज़ करते हैं, आपको पता चलता है कि फलां प्लेनेट पे पानी मौजूद है, फलां पे ये मौजूद है, फलां पे ये मौजूद है, ये स्टार इतना। तो ये सारी चीज़ें आपको जो पता चलती हैं वो एस्ट्रोफिजिक्स में आपको पता चलती है, एस्ट्रोफिजिक्स में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपकी ब्रांचेस थी, 9 ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स, जिसमें आपने मेरे ख्याल में तो कोई कसर नहीं छोड़ी ऐसे कि आपको समझ में ना आया हो, लेकिन कहीं पे भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इंशाल्लाह वो आप पूछ सकते हैं, और आपको फीडबैक भी देना है कि किस तरह से आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे उसमें, और एक और आपसे गुजारिश है सबसे कि पढ़ाई जा रही है, बराए मेहरबानी आप अपनी बुक में जाके उसकी स्टडी करें। वो सारी चीज़ें ही आपको पढ़ाई जाती हैं यहाँ पे, लेकिन फिर ये होता है कि कहीं रिटन फॉर्म में करेंगे तो जाहिर बात है इसकी साइंस और दूसरी चीज़ें करेंगे तो उन सब के लिए आपको रिक्वायर्ड चीज़ क्या होती है, उनके लिए कि आप बुक की स्टडी करें, बुक को पढ़ें। बुक को पढ़ेंगे, वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है आप हमसे तो पूछ सकते हैं, आपके पास अभी अवेलेबल है ग्रुप्स वगैरह, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये चीज़ क्या है और किस तरह से होगी, क्या होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।